Hey everyone, our today's topic is epilepsy and its treatment. So, first of all, seizure. Seizure is a sudden, uncontrolled electrical disturbance in the brain. जनरली हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए, बिहेवियर के लिए, फीलिंग्स के लिए, जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है और ब्रेन में न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होती है, देन न्यूरोट्रांसमीटर मूव करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे और फिर इफेक्टर ऑर्गन में और वहां पे फंक्शन शो करवाते हैं. इन केस अगर जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अगर वो ज्यादा उनका मूवमेंट होने लगता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर का भी मूवमेंट बढ़ जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर का मूवमेंट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो एक्सेसिव होने लगेगी या कम होने लगेगी. तो अगर एक्सेसिव हो रही है तो वहां पे जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम सीजर लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, उसे हम सीजर बोलते हैं. इट इज नॉट अ रिदमिक. ये जनरली एक या दो बार ही होता है, कभी कभी किसी के साथ हो जाता है, तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे सीजर बोलते हैं. एपिलेप्सी. एपिलेप्सी ये क्या है? ग्रुप ऑफ सीजर्स है. अगर ये सीजर जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सीजर अगर बार बार आने लगे तो हम उसे बोलते हैं एपिलेप्सी. यानी कि टू और मोर सीजर्स और टेंडेंसी टू हैव रिकरेंट सीजर्स इट इज एपिलेप्सी. तो ये अनप्रिडिक्टेबल है और कभी भी हो जाती है. कभी तो कुछ स्टिमुलस मिलते हैं तब होती है, कभी विदाउट स्टिमुलस भी हो जाती है. तो ये अगर सीजर्स हमारे एक दो या दो से ज्यादा बार आ रहे हैं या इसकी टेंडेंसी है बार बार रिपीट होने की, तो हम इसे एपिलेप्सी बोलते हैं. जो हमारा ब्रेन है यही हमारी पूरी बॉडी मसल्स मूवमेंट्स और सारे थिंकिंग सबको कंट्रोल करता है. तो सारे इलेक्ट्रिकल मैसेजेस, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो हमारे नर्व सेल्स के में मूवमेंट होते रहती है उनकी. तो अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाती है तो दो या दो से ज्यादा नर्व अगर ब्रेन की वो फायर करने लगे हैं टू क्विकली, यानी कि वो तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करने लगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रॉम पैदा हो जाता है और ये इलेक्ट्रिकल मूवमेंट बहुत ही तेजी से होने लगता है ब्रेन में. ये पार्शियल भी हो सकता है, ये पूरे ब्रेन में भी हो सकता है. और अगर ये पार्शियल है तो बॉडी के कुछ एरिया को अफेक्ट करेगा, और अगर ये फैल चुका है पूरे ब्रेन में तो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी कर सकता है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी. तो इसमें ब्रेन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से सीजर्स होते हैं. कॉजेज. लगभग 70% पीपल्स जिनमें एपिलेप्सी है उनके कॉजेज जनरली नहीं पता लग पाते हैं. बट जो रिमेनिंग 30% हमारे पर्सन हैं, पेशेंट्स हैं, उनके कॉमन कॉजेज हैं जैसे हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, लेड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू, हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो पेरेंट्स हमें मिले. पेरेंट हमारी हेरिडिटी जो है, और प्री नेटल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट. जो बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो अगर सही तरीके से नहीं हो पाए तो ये भी आगे चल के एपिलेप्सी कॉज करवा सकता है. अबाउट 1% ऑफ जनरल पॉपुलेशन जो है हमारी, उसका 1% ऐसे लोग होते हैं जिनमें एपिलेप्सी डेवलप हो जाती है. लेकिन कुछ कॉज मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें एपिलेप्सी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लाइक मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी, अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक एंड ऑटिज्म. पैथोफिजियोलॉजी. और जो हमारा ब्रेन है उसमें जो हमारे आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अगर इनमें एबनॉर्मलिटी हो जाए इन आयन चैनल्स में तो बहुत ज्यादा हमारे आयंस न्यूरॉन के अंदर जाने लगते हैं, आयंस का बॉम्बार्डमेंट होने लगता है. या फिर जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सप्रेस हो जाएं तो हमारा क्या होता है, हमारे जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है. और ज्यादा बढ़ने की वजह से न्यूरॉन्स में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगते हैं और बॉडी में हमारे ज्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं, ज्यादा हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या न्यूरोनल इम्पल्स जाने लगती हैं, जिसकी वजह से सीजर कॉज होते हैं. अगर ये सीजर बार बार होने लगे तो हम इसको एपिलेप्सी बोलते हैं. तो ये हमारा कॉज है. जनरली जो मेन इसका स्टार्टिंग है वो आयन चैनल्स की एबनॉर्मलिटी या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का सप्रेस हो जाना. क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी को हम डिवाइड कर सकते हैं
जनरली ब्रेन हमारा 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन से हमारी जनरेट हो रही है, यहाँ से जनरेट हो रही है और जनरेट होकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड से चली जा रही हैं, तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट में या तो अपर जॉ में या हैंड में, लिम्स में, कहीं पर भी ये एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे सिम्टम्स शो करती हैं। तो ऐसे सीजर्स को हम पार्शियल सीजर्स बोलते हैं, जो एक हमारे पर्टिकुलर एरिया से डेवलप होते हैं। इन सीजर्स को हम बोलते हैं सिंपल पार्शियल सीजर। तो ये जनरली हमारा इसमें सेंसेशन होता है, अनकंट्रोल्ड मसल्स मूवमेंट होता है, सेंसेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड मसल्स मूवमेंट विदाउट एनी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कॉन्शियसनेस हमारी नहीं जाती है, लेकिन हमें अनकंट्रोल्ड मसल्स मूवमेंट का पता चलता है, सेंसेशन होता है। वहीं पर अगर इसकी नेक्स्ट स्टेज है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो ये इसमें क्या होता है, अल्टरेशन इन द पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कॉन्शियसनेस अगर सिंपल पार्शियल सीजर से हम ऊपर बढ़े, सिंपल में तो क्या हो रहा है, सिर्फ मसल्स मूवमेंट हमारी हो रही है, अनकंट्रोल्ड हो रही है, लेकिन और अगर कॉन्शियसनेस भी इसमें डिस्टर्ब होती है तो वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी जनरलाइज पार्शियल सीजर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ये पार्शियल सीजर है, जो ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से हमारे इम्पल्स जो है हमारी जनरेट हो रही है अनकंट्रोल, तो ये मूव होने लगती है ब्रेन में दूसरे पार्ट में। और जब ये ब्रेन के दूसरे पार्ट में मूव होने लगती हैं, तो हम ये जनरलाइज होने लगती हैं, तो हमारा जो पार्शियल सीजर है वो जनरलाइज में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसको सेकेंडरी जनरलाइज सीजर। यहाँ यहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पार्शियल सीजर, जो कि कन्वर्ट होने लगेगा जनरलाइज सीजर में, टोनिक क्लोनिक सीजर में। तो हम देखते हैं ये जनरलाइज सीजर क्या होते हैं। तो जो हमारे ये दोनों हेमिस्फीयर हैं, ये वाला हेमिस्फीयर और दूसरा हेमिस्फीयर, ये दोनों ही हेमिस्फीयर में जो हमारा यहाँ पे क्या था, पार्शियल हो रहा था, तो हमारे इन दोनों हेमिस्फीयर में पार्शियल ना होकर के जनरलाइज, यानी कि पूरे इन दोनों हेमिस्फीयर्स में हमारा क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होने लगता है। जब दोनों इस हेमिस्फीयर्स में इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होने लगेगा, इलेक्ट्रिकल बॉम्बार्डमेंट होने लगेगा, तो यहाँ से खूब सारी इम्पल्सेस हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी में जाने लगेंगे और पूरी बॉडी में हमारे सिम्टम्स आने लगेंगे, पूरी बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगेगी, जर्किंग होने लगेगी, मसल्स मूवमेंट होने लगेगी, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर। तो जनरलाइज सीजर में हमारे सबसे पहले आता है अब्सेंस सीजर। अब्सेंस सीजर जनरली बचपन में होता है, चाइल्डहुड में होता है, या फिर अर्ली एडोलसेंस स्टेज में होता है। इसमें चाइल्ड जो है हमारा ब्लैंक हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, आईलिड फ्लैट होने लगती है, फ्लॉपिंग ऑफ हेड भी हो सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये फ्यू सेकंड के लिए होती है। कई बार इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, मतलब पता नहीं चल पाता है कि ये एपिलेप्सी थी या जनरली कुछ ऐसे ही हुआ है, अब्सेंस है कुछ, हम इसको पता नहीं कर पाते जनरली। बार बार हो रहा है तो फिर पता लगने लगता है, लेकिन जनरली हम एक दो बार अगर ऐसे है तो कुछ पता नहीं चल पाता। फिर आता है हमारा मायोक्लोनिक सीजर। इसमें क्या है, इनवॉलेंट्री शॉक, जैसे कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमारी इसमें जैसे जर्किंग होने लगेगी, और इसमें बॉडी में आर्म में मूवमेंट हो सकता है, जो हमारी मसल्स हैं स्पेशली मायोक्लोनिक, मतलब मसल्स में हमारी मूवमेंट ज्यादा होने लगती है, अनकंट्रोल होने लगती है। क्लोनिक, क्लोनिक मीन्स कन्वर्जेंस, इसमें कन्वर्जेंस आने लगते हैं क्लोनिक। टोनिक, टोनिक में क्या है, स्टिफनेस आने लगती है। जो टोनिक स्टेज है उसमें बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है, और जो पर्सन है, पेशेंट है, वो बैकवर्ड गिर सकता है, फॉल डाउन हो सकता है, लेकिन स्टिफनेस आएगी बॉडी में जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिर सकता है सरफेस पे, और उसको अगर कन्वर्जेंस आने लगे उसके बाद तो वो स्टेज होगी टोनिक क्लोनिक। सिर्फ स्टिफनेस हो रही है, पीछे की तरफ गिर रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो हम बोलते हैं टोनिक। उसके बाद अगर उसमें कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं टोनिक क्लोनिक। तो ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है
टोनिक क्लोनिक या ग्रैंड मैल इपिलेप्सी, ज्यादातर सीजर्स में इसे देखा जाता है, ज्यादातर एपिलेप्टिक एपिसोड्स में देखा जाता है कि टोनिक क्लोनिक स्टेज आती है। तो ये विदाउट वार्निंग ये स्टेज आ जाती है, कभी भी सडनली पेशेंट गिर सकता है और कन्वर्जन स्टार्ट हो सकते हैं। टंग को बाइटिंग वाली कंडीशन भी आती है, टंग बाइट वाली, स्लाइवेशन, एक्सेसिव स्लाइवेशन, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। कुछ मिनट तक ये चलता है, कुछ मिनट के बाद फिर ये ठीक होने लगता है, लेकिन कंफ्यूजन, हेडेक और स्लीपीनेस का जो कंडीशन है वो एपिलेप्सी कन्वर्जेंस होने के बाद शो होगी। जो एटोनिक है हमारा, ये था हमारा टोनिक क्लोनिक, ठीक है। जो हमारा एटोनिक होता है, एटोनिक में क्या होता है, जो बॉडी है वो रिलैक्स होने लगती है, स्टिफनेस नहीं आती उसमें, वो रिलैक्स शो करने लगती है, मसल्स सारी रिलैक्स हो जाती हैं, कोई भी मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता है। तो इसमें भी पेशेंट गिर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें देखा है कि मूवमेंट आगे की तरफ पेशेंट गिरता है। अगर वो बैठा नहीं है या किसी सपोर्ट से नहीं है तो आगे की तरफ फॉल डाउन हो सकता है। तो टोनिक की कंडीशन में पीछे की तरफ फॉल डाउन, और एटोनिक की कंडीशन में आगे की तरफ फॉल डाउन हो सकता है। बिकॉज ऑफ स्टिफनेस होती है तो पीछे को गिरता है, और अगर वो मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाता है और तो वो आगे की तरफ गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर इपिलेप्सी इतनी ज्यादा हो रही है, इतने ज्यादा टाइम के लिए हो रही है कि मोर देन 5 मिनट जा रही है, या फिर रिटर्न नहीं हो रही है नॉर्मल कंडीशन में, तो हम बोलते हैं उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस। ट्रीटमेंट, तो फार्माकोलॉजिकल हमारे पास ट्रीटमेंट है, ड्रग थेरेपीज हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कर सकते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। इसमें हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, वैल्प्रोइक एसिड, लैमोट्रिगिन। कैल्शियम चैनल को हम ब्लॉक कर सकते हैं, इथोसक्सामाइड, टोपिरामाइड, गाबापेंटिन। हम इन्हांसमेंट कर सकते हैं साइनेप्टिक इनहिबिशन पे, जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, बारबिटूरेट, बेंजोडाइजेपिन्स, विगाबैट्रिन, टीगाबिन। तो हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि हमारी गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो बारबिटूरेट, बेंजोडाइजेपिन दोनों ही गाबा को फैसिलिटेट करते हैं। विगाबैट्रिन गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर है, और टीगाबिन गाबा रिएप्टेक इनहिबिटर है, जो गाबा के लेवल को बढ़ाएगा और गाबा की एक्टिविटी बढ़ेगी। गाबा जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो यहाँ पर इनहिबिशन हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ साइनेप्टिक एक्साइटमेंट, तो ग्लूटामेट जो है हमारा वो एक्साइटेटरी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइटेशन करवाता है, तो हम इसका भी इनहिबिशन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे हमारा आयन चैनल प्रेजेंट है, ये सोडियम आयन चैनल है, इससे सोडियम की एंट्री होती है सेल के अंदर। जब सोडियम की एंट्री सेल के अंदर होती है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमारा एक्साइटेशन होता है। तो हमारे एपिलेप्सी के केस में क्या हो रहा है, सोडियम का ज्यादा बोम्बार्डमेंट हो रहा है सेल के अंदर, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा वो होगा सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करना। तो जो हमारी ड्रग्स हैं वो यहाँ पे सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर सकती हैं। तो हम ऐसी ड्रग देंगे जो कि सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर दे और सोडियम की एंट्री सेल के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाए, बंद हो जाए, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो और हमारा एक्साइटेशन कम हो जाए। एक्साइटेशन कम होगी तो एपिलेप्सी की जो कंडीशन है वो रिवर्स होने लगेगी, जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्स होने लगेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी सोडियम चैनल की इनएक्टिव स्टेज है उसको हम प्रोलॉन्ग कर दें। तो हमारे पास ऐसे भी ड्रग्स एजेंट्स हैं जो कि हमारे सोडियम चैनल की इनएक्टिव स्टेज को प्रोलॉन्ग करते हैं। ये हमारा गाबा रिसेप्टर है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, गाबा। गाबा जब बाइंड करता है अपने रिसेप्टर गाबा ए गाबा बी से,
तो जैसे गाबा रिसेप्टर पे गाबा मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो ये क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस हमारे जाते हैं सेल के अंदर। जब क्लोराइड आयन सेल के अंदर जाते हैं तो ये सेल के अंदर निगेटिव वोल्टेज को मेंटेन करते हैं और एक्साइटेशन को खत्म करते हैं, सप्रेस करते हैं। यानी कि जैसे ही गाबा बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर पे, क्लोराइड आयन सेल के अंदर जाते हैं और जो एक्साइटेशन हो रही पूरी बॉडी में, पूरे न्यूरॉन्स हमारे बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस का, कैटायंस का, वहां पर क्लोराइड आयन सेल के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज सेल के अंदर बढ़ती है, न्यूरॉन्स के अंदर बढ़ती है, तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एपिलेप्टिक पेशेंट है जिसमें सीजर्स आ रहे हैं, कन्वल्जेंस आ रहे हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं और ये सेडेटिव इफेक्ट देता है। इसी रिसेप्टर पे हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिटूरेट भी वर्क करते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट इसी रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट गाबा को फैसिलिटेट करते हैं, गाबा के एक्शन को बढ़ाते हैं, गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जब गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्लोराइड आयन का लेवल बढ़ेगा और यहाँ पे सेडेशन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये कैल्शियम आयन चैनल है जिसमें से कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर होती है और ये भी एक एक्साइटेड रिएक्शन है। यहाँ पर भी जैसे कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हमें शांत करना है, अगर हमें एपिलेप्सी यानी कि सीजर्स को कम करना है, सीजर वाले सिम्टम्स को कम करना है, एक्साइटेशन को कम करना है, तो हमें इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर आने से रोकना होगा, यानी कि हमें कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करना होगा। जब हम कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं तो हमारे अंदर निगेटिव वोल्टेज मेंटेन होने लगेगी और यहाँ पे सेडेशन होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो यानी कि हमारे पास या तो हम सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करें इसको, या हम गाबा को फैसिलिटेट करें, या हम कैल्शियम आयन चैनल को बंद करें, या हम तीनों भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम। और हम ग्लूटामेट को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे गाबा रिलीज हो रहा है ऐसे ही यहाँ पे हमारा दूसरे न्यूरॉन से ग्लूटामेट रिलीज होता है और ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है, आयन चैनल रिसेप्टर पे बाइंड करता है और आयन चैनल यानी कि कैटायंस के रिलीज को बढ़ाता है। तो हम ग्लूटामेट के को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ग्लूटामेट को ब्लॉक करेंगे तो हमारे कैटायंस का लेवल सेल के अंदर डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने पे हमारा एक्शन जो है हमारा सेडेटिव शांत करने वाला एक्शन आएगा, यानी कि हमारे जो सिम्टम्स हैं, जो हमारे इपिलेप्टिक सिम्टम्स हैं, एक्साइटेशन है, मस्कुलर मूवमेंट है, जर्किंग है, कन्वर्जेंस है, वो हमारे सप्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्रग प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम आयन चैनल को हम इनएक्टिव स्टेज में अगर प्रोलॉन्ग करना चाहें तो हमारे पास ड्रग है फेनेटोइन, कार्बामेजिपिन, वैल्प्रोएट, लैमोट्रिगिन। अगर हम चाहते हैं कि इनहिबिट करें टी टाइप कैल्शियम करंट को तो हमारे पास ड्रग है इथोसक्सीमाइड, ट्राइमेथोडोन और वैल्प्रोएट। अगर हम चाहते हैं फैसिलिटेट करें गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग को तो हमारे पास बारबिटूरेट्स हैं, बेंजोडाइज़ेपिन है, विगाबैट्रिन है, वैल्प्रोएट है, गाबापेंटिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ड्रग है जो तीनों में ही आ रही है, वैल्प्रोएट, वैल्प्रोएट, वैल्प्रोएट एंड वैल्प्रोएट। यानी कि अगर हम देखें फेनेटोइन, इसका एक अकेला एक्शन है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करता है या इनएक्टिवेट सोडियम चैनल के टाइमिंग को प्रोलॉन्ग करता है। बाकी ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल को हमारे ब्लॉक कर रही हैं, ये गाबा को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन वैल्प्रोएट ड्रग है जो हमारी तीनों ही एक्शन शो कर रही है, यानी कि सोडियम आयन चैनल के इनएक्टिव स्टेज को प्रोलॉन्ग करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है और गाबा को भी फैसिलिटेट करती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी ड्रग है। इसके अलावा गाबापेंटिन भी काफी यूज होने वाली ड्रग है। फेनेटोइन, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो होता है बिकॉज ऑफ पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी, लेकिन बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। 80 to 90% प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग है इसकी। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है बाय हाइड्रोक्सिलेशन एंड कंजुगेशन। टी हाफ है इसका 12 to 24 आवर्स और बढ़ भी सकता है बिकॉज ऑफ
ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, लेकिन कन्वर्ट हो सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे भी, तो इसका मॉनिटरिंग करनी रिक्वायर्ड जरूरी हो जाती है। अगर हम मॉनिटरिंग करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन की तो वो हेल्पफुल होता है हमारे ट्रीटमेंट के लिए। एक्सक्रीशन इसका आफ्टर मेटाबॉलिज्म यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है, लेकिन लगभग 5% अनचेंज फॉर्म में ही ये यूरिन से एक्सिट आउट हो जाती है। यूज है इसके एज ए फर्स्ट लाइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये यूज होता है फॉर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर, लेकिन अब्सेंस सीजर में इनइफेक्टिव है। और स्टेटस एपिलेप्टिकस और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में भी ये यूज होता है, इसमें हम इसको स्लो आईवी देते हैं। फेनेटोइन के एडवर्स इफेक्ट भी हैं। अगर हम नॉर्मल जो हमारी थेरापेटिक लेवल है उस पे देखें तो उनका हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कम हिरोटिज्म हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है देता है ये, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है बिकॉज ऑफ ये इनहिबिट करता है इंसुलिन के रिलीज को। अगर प्रेगनेंसी के केस में किया जाए तो फोर्टियल हमारी ये बच्चे में हमारी हाइडेंटोइन सिंड्रोम कर देता है, बहुत सारी डिफेक्ट्स आ सकते हैं बच्चे में। अगर ये टॉक्सिक डोज इसकी चली जाए तो अटैक्सिया, वर्टिको, डिप्लोपिया, ड्राउजीनेस, बिहेवियरल अल्टरेशन, मेंटल कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आईवी दे दिया तो कार्डियक अरिथमिया भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर हमारा डाउन भी जा सकता है। कुछ हमारे पास इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, नॉन ड्रग थेरेपी है ये, जैसे कि हम डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, कीटोजेनिक डाइट दे सकते हैं, सर्जरी भी हम इसमें कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जो हमारा इसका कॉज है स्ट्रेस या फिर स्लीप डेप्रिवेशन, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कैफीन या अल्कोहल का एक्सेसिव जो अमाउंट लिया जा रहा है उसको भी कंट्रोल करके, अगर उसकी वजह से अगर एपिलेप्सी हो रही है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल वेलबींग को हम प्रमोट कर सकते हैं योगा के थ्रू। योगा अगर हम पेशेंट को करवाएं तो हम इसकी एपिलेप्सी की जो हमारी जो कन्वर्जन्स हैं जो बार बार हो जाते हैं, हम उसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, या इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, या हम उसके टाइम को की वो जो फ्रीक्वेंसी उसकी हम बहुत कम कर सकते हैं। और साइकेट्रिक अगर कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो हम उसको भी रिड्यूस करके हम एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जेंस को कम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।